स्टूडेंट आज का प्रैक्टिकल वाइवे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो हीलियम नियॉन लेज़र का। हीलियम नियॉन लेज़र कौन सा लेज़र है? आंसर इज गैस लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र में कौन सी पंपिंग यूज होती है? इलेक्ट्रिकल पंपिंग। हीलियम नियॉन लेज़र में व्हाट इज द मेथड ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन टू प्रोड्यूस लेज़र एक्शन इन हीलियम नियॉन? आंसर इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ऑन द अदर हैंड रूबी लेज़र जो सॉलिड स्टेट लेज़र है, रूबी लेज़र में ऑप्टिकल पंपिंग यूज होती है, बट इन हीलियम नियॉन लेज़र इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज होती है। हीलियम नियॉन लेज़र इज गैस लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र इज 4 लेवल लेज़र, लेकिन रूबी लेज़र जो है सॉलिड स्टेट लेज़र है, रूबी लेज़र जो है 3 लेवल लेज़र है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सिलिकॉन चिप्स आर प्रेफर्ड ओवर दोज ऑफ जर्मेनियम फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन इज इजीली अवेलेबल इन बल्क। और एक और बात बता दें, सिलिकॉन और जर्मेनियम की सिलिकॉन का बैंड गैप पूछते हैं। सिलिकॉन का बैंड गैप 0 केल्विन टेम्परेचर पे अलग है, रूम टेम्परेचर पे अलग है। बैंड गैप इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻19 जूल। सिलिकॉन का बैंड गैप ध्यान देना स्टूडेंट, सिलिकॉन का बैंड गैप 0 केल्विन पे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन सिलिकॉन का बैंड गैप 0 केल्विन पे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन सिलिकॉन का बैंड गैप रूम टेम्परेचर पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसका बैंड गैप 0 केल्विन पे 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसीलिए उसने लिखा सिलिकॉन हैज ए लार्ज बैंड गैप व्हिच रिजल्ट्स इनटू ए स्मॉलर रिवर्स सैचुरेशन करंट, मेकिंग द डिवाइस टू फंक्शन आइडियली। देखिए स्टूडेंट, एक लीकेज करंट होता है जिसका दूसरा नाम है रिवर्स सैचुरेशन करंट। फॉर ईच एंड एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट बिकम्स डबल। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो डबल होता है। लेकिन जर्मेनियम में रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट का ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर है, लेकिन सिलिकॉन में रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर है। तो सिलिकॉन में लीकेज करंट की वैल्यू नैनो एम्पियर में है, यानी कम है एज कम्पेयर टू लीकेज करंट वैल्यू इन जर्मेनियम डायोड। तो यही लिखा उसने, which results into a smaller reverse saturation current, making device to function ideally. It can be operated at comparatively higher temperatures and can sustain temperature fluctuations. It is easy to create ohmic contact with silicon. तो मैं सोचता हूँ ये अगर आप जवाब देंगे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। और एक और बात, मैं कल भी आपको आईपीस की बात कर रहा था। आईपीस हाइजन आईपीस है, रैम्सडन आईपीस है। आईपीस का क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज आईपीस, किस आईपीस में क्रॉस वायर नहीं होता, किस आईपीस में क्रॉस वायर होता है। अब हाइजन आईपीस की बात करेंगे तो उसमें क्रॉस वायर फिट ही नहीं है। हाइजन आईपीस में क्रॉस वायर फिट नहीं है, और जिस आईपीस में क्रॉस वायर ही नहीं है फिजिक्स वालों के लिए तो वो आईपीस खराब है। हाँ, हाइजन आईपीस बायोलॉजी वाले जो लैब्स पैथोलॉजिस्ट लैब वाले वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पिक्चर्स या फोटोग्राफ देखने हैं, हमको मेजरमेंट करनी है, तो हमें रैम्सडन आईपीस यूज़ करना है। तो रैम्सडन आईपीस में क्रॉस वायर यूज़ होती है क्योंकि मेजरमेंट के लिए क्रॉस वायर की ज़रूरत है। और फिर वो ये पूछते हैं कि रैम्सडन आईपीस में क्रॉस वायर कहाँ पे होती है। तो इन रैम्सडन आईपीस फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट्स क्रॉस वायर इज फिक्स्ड जस्ट बिफोर द फील्ड लेंस। कल भी मैंने आपको आईपीस के फोटोग्राफ बनाए थे, आज तो नहीं मैं बनाऊंगा। व्हाट इज आईपीस? आईपीस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ आईपीस ओवर सिंगल लेंस? आईपीस इज ए मैग्नीफायर डिजाइंड टू गिव मोर परफेक्ट इमेज than obtained by single lens. In eyepiece, the focal lengths of the two lenses and their separation are adjusted so as to minimize chromatic aberration as well as spherical aberration. जैसे कि हाइजन आईपीस की बात हो रही थी, हाइजन आईपीस में chromatic and spherical aberration are fully eliminated क्योंकि distance between two lenses, वहाँ पे एक फील्ड लेंस की फोकल लेंथ 3f थी, आई लेंस की फोकल लेंथ f थी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो 2f था, और वो कंडीशन स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन रैम्सडन आईपीस में स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूव तो होते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट फुल्ली रिमूव नहीं होते। लेकिन हाइजन आईपीस में स्फेरिकल एब्रेशन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन आर फुल्ली रिमूव, कंप्लीटली रिमूव। एक और क्वेश्चन आता है, इन स्पेक्ट्रोमीटर राइट डाउन करेक्ट ऑर्डर ऑफ पासिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। ऑर्डर बताइए किस ऑर्डर में लाइट आती है स्पेक्ट्रोमीटर में।
तो स्पेक्ट्रोमीटर में पहले लाइट सोडियम लैंप से आएगी, फिर कोलीमेटर में जाएगी, फिर प्रिज्म टेबल के ऊपर रखे प्रिज्म के ऊपर जाएगी, फिर टेलीस्कोप जाएगी और टेलीस्कोप के रैम्सन आईपीस के फील्ड ऑफ व्यू में हम वो पैटर्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ देयर आर टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 respectively, then for minimization of spherical as well as chromatic aberration, what is ratio of f1 and f2? कल बताया था हाइजन, जहाँ तक क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन के एलिमिनेशन की बात है तो हम हाइजन आईपीस को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हाइजन आईपीस में फुल्ली रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशन इज देयर। और हाइजन आईपीस के फील्ड लेंस की फोकल लेंथ 3f थी और आई लेंस की फोकल लेंथ f थी और दोनों के बीच में गैप 2f था। लेकिन रैम्सन आईपीस में दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के कर्व्ड सरफेस सामने सामने थे और दोनों की फोकल लेंथ f थी और दोनों के बीच में डिस्टेंस 2i3f था। तो f1 बाई f2 कंप्लीट रिमूवल की अगर बात करें तो फिर f1 और f2 क्या आ जाएगा, फील्ड लेंस की फोकल लेंथ हाइजन आईपीस में 3f थी और प्लेनो कॉन्वेक्स जो आई लेंस था उसकी फोकल लेंथ f थी, तो इसमें रेशो जो आएगी वो 3 आएगी। अगला क्वेश्चन, कैन यू फाइंड, हम अक्सर वायर का डायमीटर और स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, +1 में सिखाते थे, लेकिन क्या लेज़र से भी हम वायर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बस प्रोवाइडेड वायर नैरो होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। तो यही है, कैन यू फाइंड डायमीटर ऑफ वायर बाय लेज़र, आंसर इज यस। और अगर है तो जस्टिफाई करिए। तो उसमें हम वर्टिकल नैरो वायर को इल्यूमिनेट करेंगे विद लेजर लाइट, यानी हम ये कोर्स प्रैक्टिकल भी है टू फाइंड डायमीटर ऑफ वायर बाय यूजिंग हीलियम नियॉन लेजर लाइट। और हीलियम नियॉन लेजर की वेवलेंथ याद रखिए 6328 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट हम कुछ कह रहे थे कि हाउ विल यू फाइंड डायमीटर ऑफ वायर बाय लेजर। तो डायमीटर ऑफ वायर कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू गेज, हो तो हमें पता ही है। लेज़र से भी डायमीटर हम फाइंड करते हैं, हम वायर को इल्यूमिनेट करते हैं विद लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र। हम देखते हैं अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड ऑन ग्राफ पेपर पेस्टेड ऑन ए डिस्टेंट वॉल एंड देन बाय मेकिंग एप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स it is possible to determine the diameter of narrow wire. In this experiment, which phenomena works? In this experiment, phenomena works is diffraction. And in this experiment, phenomena exhibits that light does not follow rectilinear path. जितने भी experiment diffraction पे होते हैं, वहाँ naturally diffraction में तो light की जो है वो bending होगी, light straight path में तो जाएगा नहीं। जैसे ये इसको ही wire ले लेते हैं, सपोज ये थिन वायर है, नैरो वायर है, तो लाइट इल्यूमिनेट की तो लाइट ऐसे, अब लाइट आई तो लाइट ऐसे नहीं जाएगी, लाइट इधर से मुड़ जाएगी और ऐसे इधर से भी मुड़ जाएगी। ये देखो लाइट ऐसे टर्न होगी, ऐसे टर्न होगी, यानी लाइट बेंड हो गई। तो यही हम कह रहे हैं डज नॉट फॉलो रेक्टिलिनियर पाथ। आल्सो दिस इज केस ऑफ फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन, दिस इज केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ एन इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ हाइजन secondary waves leading to diffraction pattern. In experiments on diffraction, light does not follow rectilinear path. Diffraction is essentially a case of interference of a large number of secondary wavelets. तो ये इसका आंसर था। एक स्टूडेंट वाइवे में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ VTVM? VTVM इज ट्रीटेड, VTVM को हम आइडियल वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट करते हैं। VTVM की फुल फॉर्म होती है वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। पूछेंगे वो वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। और VTVM का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मेगाओम। ये भी पूछ सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ये कहना ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगाओम, 1 मेगाओम इज इक्वल टू 10/6 ओम। और ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, जे थॉमसन मेथड में आप स्पेसिफिक चार्ज फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन स्टैंडर्ड वैल्यू 1.76 into 10⁸ कूलम पर 10⁸ कूलम पर ग्राम या 10�11 कूलम पर kg। और न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रिनो भी न्यूट्रल है तो उसका भी स्पेसिफिक चार्ज 0 होगा। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास। और इसमें हम CRT को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट करते हैं और वुडन बॉक्स को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सेट करते हैं। ये जरूर पूछते हैं कि जे थॉमसन मेथड में वुडन बॉक्स को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्यों सेट करते हैं। वैसे तो स्टूडेंट डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर बॉक्स की 2 सेटिंग होती है, एक होती है ब्रॉड साइड पोजीशन, एक होती है एंड ऑन पोजीशन।
जो हम स्पेसिफिक चार्ज का जे थॉम्सन में फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो इस बात पे निर्भर करता है कि किस पोजीशन में डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर बॉक्स सेट किया हुआ है। तो ईस्ट वेस्ट में अगर वुडन बॉक्स सेट होगा वो फार्मूला डिराइव भी तभी होता है। और एक और बात बता दें, मैग्नेट का जो फील्ड है वो तो मैग्नेट के बाहर तो लाइन नॉर्थ से साउथ आती है, अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। मैग्नेट की लाइन गोल होती है, क्लोज होती है, कंटिन्यूस होती है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, इसीलिए डाइपोल बोला। मैग्नेट में मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। लेकिन एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन का जो स्पोर्ट है सीआरटी पे, क्योंकि अदरवाइज मैग्नेट की वजह से तो डिफ्लेक्शन अप डाउन होगी, लेकिन हमें उसके इलेक्ट्रॉन के स्पोर्ट को ओरिजिनल पोजीशन यानी जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन पे लाने के लिए, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम जो है वुडन बॉक्स को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सेट करते हैं। और सीआरटी सीआरओ नहीं होता। सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, सीआरओ की फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरटी तो सीआरओ का एक डिस्प्ले यूनिट है। और सीआरओ की फ्रंट पैनल पे इंटेंसिटी का नॉब होता है, फोकस नॉब होता है। वो पूछते हैं जब इंटेंसिटी नॉब हम जैसे घुमाते हैं तो वो ब्राइटनेस कैसे चेंज होती है, तो आपने सिर्फ ये बोलना है क्योंकि सीआरटी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन गन होती है। उस इलेक्ट्रॉन गन में कई सारी चीज़ें हैं। उस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ही वो कंट्रोल ग्रिड भी आएगा, और कंट्रोल ग्रिड का जब पोटेंशियल चेंज होता है तो वो इंटेंसिटी चेंज होती है। और फोकस नोब का क्या मतलब है? फोकस नोब में यहाँ पे दो एनोड होते हैं सीआरटी के अंदर, एक एक्सेलरेटिंग एनोड, एक फोकसिंग एनोड। एक एक्सेलरेटिंग एनोड, एक फोकसिंग एनोड। और स्टूडेंट ध्यान दे, फोकसिंग एनोड का पोटेंशियल हमेशा कम होता है एक्सेलरेटिंग एनोड की तुलना में, या फिर ऐसे याद रख लो, एक्सेलरेटिंग एनोड का पोटेंशियल हमेशा फोकसिंग एनोड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। कंबाइंड एक्शन ऑफ बोथ द एनोड विल रिजल्ट इन शार्प फोकसिंग। इसी फोकसिंग को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस यहाँ पे एक तरीके का, जैसे कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, पॉजिटिव लेंस के द्वारा फोकसिंग हम करते थे ऑप्टिक्स में, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक लेंस का काम करेगा। यानी कंबाइंड एक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग एनोड एंड फोकसिंग एनोड दे विल रिजल्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस भी बोलते हैं। और सीआरओ में फ्रंट पैनल में दो चैनल्स आप देखेंगे, चैनल 1, चैनल 2। चैनल 1 को एक इनपुट देंगे एक्स इनपुट, चैनल 2 को दूसरी इनपुट देंगे वाई इनपुट। तो ड्यूअल चैनल होता है, ये ड्यूअल चैनल सीआरओ है। और अगर दो सिग्नल डिफरेंट सिग्नल है लेकिन एक ही फ्रीक्वेंसी के है, तो एक ही फ्रीक्वेंसी के है और फेज शिफ्ट अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप जानते हैं फंक्शन जनरेटर से दो सिग्नल, फंक्शन जनरेटर से हम सिग्नल लेंगे, फंक्शन जनरेटर से, लेकिन दोनों चूंकि एक ही सोर्स से आ रहे हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी के है। हाँ, अगर दो सिग्नल डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं फिर तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन एक ही सोर्स से हम दो सिग्नल लेंगे, लेकिन उन चूंकि एक ही सोर्स है तो दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन वो फेज शिफ्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू आरसी नेटवर्क। तो आपको ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए इंटेंसिटी नो, फंक्शन नो, चैनल्स क्या होते हैं और टाइम बेस्ड सर्किट क्या है। टाइम बेस्ड सर्किट को, टाइम बेस्ड जनरेटर का दूसरा नाम है सॉटूथ जनरेटर। टाइम बेस्ड सर्किट का क्या सीआरओ में रोल है वो मैंने कल आपको डिस्कस कर दिया था। तो थैंक यू सो मच।